student, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss most important MCQ for your upcoming pharmacist examination. So this is the class number 26 for RRB as well as IGCAR as well as ITBP, prison department also, AIMS examinations as well as all upcoming pharmacist examinations. So welcome all of you to the class. Those who are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell icon. Okay. So how's the Josh for today's session? Today we are going to conduct most important MCQ series for your RRB pharmacist examination as well as all upcoming pharmacist examination. Okay. So जो लोग चैनल पे नए हैं, जितने भी अभी तक के क्लास हुए हैं 25th क्लास इसके पहले हुए हैं एंड जो भी ZP के लिए DHS ESIC के लिए कंडक्ट किए गए हैं सारी क्लासेस उनको कंप्लीट करना है. गॉट इट. सो मूव ऑन टू द टॉपिक. जो एंड जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है या फिर आप सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो RK फार्मा ग्रुप. ओके. जिन लोगों को बुक बाय करनी है बुक भी बाय कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट meiotic drug used to treat glaucoma is. Meiotic drug used to treat glaucoma is. The first option is that pilocarpine, second one pethidine, then papaverine, and the last one propoxyphene. Which one is the correct one? Meiotic drug used to treat glaucoma is. तो कौन सा ड्रग होता है इनमें से जो कि किसके लिए यूज होता है टू ट्रीट ग्लाउकोमा? तो ये होता है दैट इज पिलोकार्पिन. क्या होता है? पिलोकार्पिन. नेक्स्ट वन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. IV general anesthetic is. The first one thiopental, second one hexobarbitone, then phenobarbital, and the last one secobarbital. Which is the correct one? IV general anesthetic is. तो ये कौन सा होता है? ये होता है दैट इज थियोपेंटल. क्या होता है? थियोपेंटल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. For sterilization of catgut and surgical instrument in the ideal method is. For sterilization of catgut and surgical instrument, the ideal method is. The first one autoclaving, second one hot air oven, third one radiation, and the last one boiling. Which is the correct one? For sterilization of catgut and surgical instrument, which method is used? तो ए होती है दैट इज रेडिएशन. क्या होती है? रेडिएशन मेथड. ओके. सो रेडिएशन किस में आता है आपको पता है? रेडिएशन किस में आता है? थोड़ा बहुत हम स्टरलाइजेशन के बारे में देख लेते हैं. तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? इसमें जो ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन है, रेडिएशंस है, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं. ठीक है. तो ये सब किस में आता है? ये आता है इन स्टरलाइजेशन. किस में आता है? स्टरलाइजेशन. तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज स्टरलाइजेशन? तो स्टरलाइजेशन मीन्स होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट डिस्ट्रक्शन मीन्स 100% डिस्ट्रक्शन होगा इसमें. स्टरलाइजेशन में क्या होगा? 100% डिस्ट्रक्शंस होगा. किसका? ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. गॉट इट. कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन. दैट इज नोन एज स्टरलाइजेशन. इसमें स्पोर एंड वेजिटेटिव फॉर्म ऑल्सो डिस्ट्रक्टेड इन दिस स्टरलाइजेशन. क्या होता है? स्पोर एंड वेजिटेबल फॉर्म्स ऑल्सो डिस्ट्रक्ट इन दिस स्टरलाइजेशन. ओके. डिसइंफेक्शन क्या होता है? व्हाट इज डिसइंफेक्शन? तो डिसइंफेक्शन होता है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बट इसमें 100% होता है क्या? नहीं.
डिसइंफेक्शन में क्या होता है, 100% होता है क्या, नहीं। किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है बट 100% नहीं होता है, ठीक है। और डिक्रीज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, क्या होता है, एक तो होता है किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिक्रीज इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन, दैट इज नोन एज डिसइंफेक्शन, ओके। एंटीसेप्टिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है अप्लाइड ऑन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है फिनॉल, एंड एंटीसेप्टिक का क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है डिटॉल, सावलान वगैरह, ठीक है। तो स्टरलाइजेशन में देखेंगे, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल मेथड, क्या देखेंगे, स्टरलाइजेशन में देखेंगे फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है, जैसे कि हॉट एयर ओवन हुआ एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, देन इंसिनरेशन, क्या क्या आता है इन द स्टरलाइजेशन में, फिजिकल मेथड में आता है हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन को ही क्या बोला जाता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, क्या होता है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसका कितना टेम्परेचर होता है हॉट एयर ओवन का या फिर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का, तो ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए, कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, उसके बाद क्या आता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज ऑटोक्लेव, क्या कहा जाता है, ऑटोक्लेव, ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसे ही बोला जाता है ऑटोक्लेव। इसका टेम्परेचर होता है 115 डिग्री सेल्सियस, तो कितना 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, वेट फॉर सेकेंड, यहाँ लिख देती हूँ, 115 डिग्री सेल्सियस टू 118 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए होता है, कितने, 30 मिनट्स के लिए होता है। एंड सेकेंड वन होता है 1 to 1 डिग्री सेल्सियस टू 1 to 4 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने मिनट्स के लिए होता है, 15 मिनट्स के लिए होता है, कितने मिनट्स के लिए होता है, 15 मिनट्स के लिए होता है। 115 to 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स एंड 1 to 1 डिग्री सेल्सियस टू 1 to 4 डिग्री सेल्सियस फॉर होता है 15 मिनट्स। दोनों भी स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर है, ओके। इन दोनों में से अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी दिखता है तो दोनों भी करेक्ट है, गॉट इट। उसके बाद थर्ड होता है इंसिनरेशन, द थर्ड वन इज इंसिनरेशन। तो कितने टाइप्स देखे फिजिकल में, हॉट एयर ओवन जिसका टेम्परेचर होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। सेकेंड होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोक्लेव, जिसका टेम्परेचर होता है 115 डिग्री सेल्सियस अप टू द 118 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, एज वेल एज 1 to 1 डिग्री सेल्सियस टू 1 to 4 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। एंड थर्ड वन देखा था इंसिनरेशन। उसके बाद हमें देखना था रेडिएशन किस में आता है, तो रेडिएशन आता है कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन, किस में आता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। किसका पार्ट होता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन का पार्ट होता है रेडिएशन, रेडिएशन फिल्ट्रेशन किसका पार्ट होता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। इसमें क्या क्या स्टरलाइज होता है, तो इसमें स्टरलाइज होता है इंसुलिन, पैरेंटल प्रोडक्ट, हार्मोनल प्रोडक्ट, एंटीबायोटिक, ठीक है। ये सब किस में होता है, ये सब होता है कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन में, किस में होता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। रेडिएशन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, तो रेडिएशन के एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, ये सब किस में आता है, रेडिएशन। और रेडिएशन किस में आता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन, किस में आता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। समझ में आया सब कुछ। और इसका मेम्ब्रेन साइज, पोर साइज कितना होता है, इसका फिल्ट्रेशन का, इसमें जो रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे, तो फिल्ट्रेशन का जो साइज पोर होता है वो होता है 0.2 माइक्रोन, कितना होता है, 0.2 माइक्रोन,
गॉट इट। और रेडिएशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो रेडिएशन का एग्जाम्पल होता है जैसे कि एक्सरे हुआ, यूवी रे हुआ, गैमा रे हुआ, ये सब किसके एग्जाम्पल है? रेडिएशन के। और रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन किस में आता है? कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन में, ठीक है। और इसमें आता है गैसियस स्टरलाइजेशन भी आता है। तो गैसियस स्टरलाइजेशन में क्या होता है एग्जाम्पल? गैसियस स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड, क्या होता है? इथिलीन ऑक्साइड, ओजोन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? गैसियस स्टरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद केमिकल स्टरलाइजेशन भी होता है। तो केमिकल स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होता है? आपको एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जामिनेशंस में, जैसे कि आपको इंसुलिन दिया रहेगा और पूछेगा कि इसको किस मेथड से आपको स्टरलाइज करना होगा, तो किस मेथड से आप स्टरलाइज करेंगे? दैट इज कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। हार्मोनल प्रोडक्ट दिया जाएगा, उसका आपको स्टरलाइजेशन मेथड पूछा जाएगा कि किस तरह से इसे स्टरलाइज किया जाता है, या फिर एंटीबायोटिक को किस तरह स्टरलाइज किया जाता है। तो ये किया जाता है बाय कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। किससे? कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन। ऐसे आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। या फिर आपको पूछा जाएगा कि लिक्विड पैराफिन हो, ऑयल सब्सटेंस हो, पाउडर हो, जेल्स हो, ग्लासवेयर्स हो, ये किस ग्लासवेयर्स, नॉन एक्वस प्रिपरेशन, देन लिक्विड पैराफिन, ऑयल, पाउडर, ये सब किससे स्टरलाइज किया जाता है? तो ये सब स्टरलाइज किया जाता है बाय हॉट एयर ओवन। किससे? हॉट एयर ओवन से। हॉट एयर ओवन को ही क्या बोला जाता है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है हॉट एयर ओवन का? तो हॉट एयर ओवन का मैकेनिज्म होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। हॉट एयर ओवन का मैकेनिज्म क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑटोक्लेव से क्या क्या हम स्टरलाइज कर सकते हैं? जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग, कल्चर मीडिया, एक्वस प्रिपरेशन। और नॉन एक्वस प्रिपरेशन किससे स्टरलाइज किया जाता है? तो नॉन एक्वस प्रिपरेशन, ऑयली सब्सटेंसेस, पाउडर वगैरह, ये सब स्टरलाइज किया जाता है बाय हॉट एयर ओवन, दैट इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। एंड ऑटोक्लेव से क्या स्टरलाइज किया जाता है? जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग, कल्चर मीडिया, एक्वस प्रिपरेशन। एंड ऑटोक्लेव ऑल्सो नोन एज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ड्राई हीट के लिए, दैट मीन्स हॉट एयर ओवन का स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म क्या होता है? ड्राई हीट या फिर हॉट एयर ओवन, इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो इसका मैकेनिज्म होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उसके बाद मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, या फिर मॉइस्ट हीट को ही क्या बोला जाता है? ऑटोक्लेव। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? कोएगुलेशन या फिर डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है? कोएगुलेशन या फिर डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद थर्ड वन होता है हमारा रेडिएशंस, जिसका मैकेनिज्म क्या होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन? तो इसका मैकेनिज्म होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड डीएनए। क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड डीएनए। उसके बाद फिल्ट्रेशन क्या क्या होता है मैकेनिज्म? तो फिल्ट्रेशन का होता है दैट इज सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म? सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड द लास्ट वन गैसियस का आपको बताना है, ओके। गैसियस का मैकेनिज्म आपको बताना है। ड्राई हीट का होता है दैट इज ऑक्सीडेशन, मॉइस्ट हीट का होता है कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, रेडिएशन का होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एंजाइम एंड डीएनए, फिल्ट्रेशन का होता है सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, व्हाट इज टिंडलाइजेशन? टिंडलाइजेशन क्या होता है? टिंडलाइजेशन also known as क्या कहेंगे इसे? टिंडलाइजेशन also known as fractional sterilization. टिंडलाइजेशन also known as fractional sterilization. क्या होता है इसके लिए टेम्परेचर? तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने मिनट्स के लिए? 20 to 30 मिनट्स के लिए होता है फॉर सक्सेसिव
3 डेज के लिए। कितने डेज के लिए होता है? सक्सेसिव 3 डेज के लिए होता है। टिंडलाइजेशन ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, टिंडलाइजेशन ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, जिसके लिए टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स, और ये कितने डेज के लिए होता है? 3 सक्सेसिव डेज के लिए इसे रखा जाता है। ओके। उसके बाद पाश्चराइजेशन आपने सुना होगा, जो कि किसके लिए होता है? मिल्क के लिए होता है। पाश्चराइजेशन, इसके 2 मेथड होते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। एक होता है होल्डर मेथड, एक होता है होल्डर मेथड, एंड अनदर होता है दैट इज फ्लैश मेथड। क्या होता है? फ्लैश मेथड। तो इसका जो टेम्परेचर होता है होल्डर मेथड के लिए, ये होता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने मिनट्स के लिए? ये होता है फॉर 30 मिनट्स के लिए। कितने मिनट्स के लिए होता है? 30 मिनट्स के लिए। सेकेंड होता है फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड होता है 72 डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर कितने सेकेंड्स के लिए? ओनली 15 सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए होता है? 15 सेकेंड के लिए। ठीक है। देखिए, पाश्चराइजेशन होता है 2 टाइप से। एक होता है होल्डर मेथड, सेकेंड होता है फ्लैश मेथड। पाश्चराइजेशन होता है फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए। किसका एग्जाम्पल क्या होता है? मिल्क। होल्डर मेथड के लिए जो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है ये होता है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने मिनट्स के लिए? 30 मिनट्स के लिए होता है। एंड जो फ्लैश मेथड होता है इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर कितने सेकेंड्स के लिए? ओनली 50 सेकेंड्स के लिए। ठीक है। इसके पहले हमने देखा था टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल मेथड, फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड। इसका टेम्परेचर होता है फॉर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए। कितने मिनट्स के लिए? 20 to 30 मिनट्स के लिए होता है। 20 and 30 मिनट्स के लिए होता है फॉर 3 सक्सेसिव डेज के लिए। इसमें आपका स्टरलाइज किया जाता है कल्चर मीडिया स्टरलाइजेशन। क्या होता है? कल्चर मीडिया स्टरलाइजेशन। अभी ये प्रोसेस यूज़ नहीं किया जाता इसके पहले किया जाता था जब हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव वगैरह ये सब आपके यूज़ में नहीं था, या फिर इसके पहले यूज़ किया जाता था टिंडलाइजेशन वगैरह। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया सब कुछ? आपको गैसियस स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म बताना है कि क्या होता है गैसियस स्टरलाइजेशन का मैकेनिज्म, एज वेल एज गैसियस स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको डी वैल्यू, एफ वैल्यू, जेड वैल्यू भी पूछा जाता है, और इसके बाद स्टरलाइजेशन इंडिकेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सब देख लेना। इसके बाद फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, बता दूँ आपको। फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट इज इक्वल टू होता है डाइल्यूशन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट, डाइल्यूशन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट अपॉन डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल कोएफिशिएंट टेस्ट इज इक्वल टू डाइल्यूशन टेस्ट डिसइंफेक्टेंट अपॉन डाइल्यूशन ऑफ फिनॉल। ठीक है। इसके बाद आपने चिक मार्टिन टेस्ट भी सुना होगा। ये सब आपको आरआरबी के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, या फिर इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल सेशन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है। इसके बाद डी वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज़ डी वैल्यू? डी वैल्यू को ही बोला जाता है डेसिमल रेडिएशन टाइम। क्या डेसिमल रिडक्शन टाइम क्या बोला जाता है? डेसिमल रिडक्शन टाइम। डी वैल्यू ऑल्सो नोन एज डेसिमल रिडक्शन टाइम। ये टाइम जो होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट इसमें जो होता है डी वैल्यू में ओनली 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होते हैं। 100% होता है क्या? नहीं, 100% किलिंग किस में होती है? ओनली स्टरलाइजेशन में होती है। अगर आपको पूछा जाता है 100% किलिंग किस में होता है, या फिर ऑल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में होता है, तो ये होता है ओनली स्टरलाइजेशन में। तब आपको क्या टिक करना होगा? स्टरलाइजेशन। अगर आपको पूछा जाता है 90% किस में होता है, या फिर 1 लॉग किस में होता है, 1 लॉग किस में होता है, एक मिनट, या
फिर आपको पूछा जाता, अगर आपको पूछा जाता है 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में किल होता है, या फिर 1 log माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में डिस्ट्रक्ट होता है, तो ये होता है दैट इज किस में, डी वैल्यू में। डी वैल्यू ऑल्सो नोन एज decimal reduction time, डी वैल्यू ऑल्सो नोन एज decimal reduction time। इसके बाद एफ वैल्यू भी होता है, इसके बाद एफ वैल्यू भी होता है। तो एफ वैल्यू जो होता है इसमें 100% किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। एंड ए ऑल्सो डिनोट क्या करता है, टाइम डिनोट करता है। डी वैल्यू ऑल्सो टाइम डिनोट करता है। एक होता है जेड वैल्यू। अगर आपको एफ वैल्यू में पूछा जाता है तो एफ वैल्यू में ऑल्सो 100% ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। 100% ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में होता है, एफ वैल्यू में। डी वैल्यू में ओनली 90% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। एंड एक होता है जेड वैल्यू। ये क्या होता है, जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू ऑल्सो नोन एज थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू। जेड वैल्यू को ही क्या कहा जाता है, थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू। जेड वैल्यू ऑल्सो क्या डिनोट करता है, जेड वैल्यू डिनोट करता है टेम्परेचर। क्या डिनोट करता है, टेम्परेचर। डी वैल्यू एंड एफ वैल्यू जो होता है ये टाइम को डिनोट करता है। बट जेड वैल्यू जो होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू। ये डिनोट करता है आपको टेम्परेचर। क्या डिनोट कराता है, टेम्परेचर। एंड ये क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ टेम्परेचर विच इंक्रीज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ डी वैल्यू। क्या होता है इसका डेफिनेशन, इट इज़ द डिग्री ऑफ टेम्परेचर, लिख लीजिएगा, इट इज़ द डिग्री ऑफ टेम्परेचर विच इंक्रीज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ डी वैल्यू। क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ टेम्परेचर विच इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिक्वायर्ड रिडक्शन ऑफ डी वैल्यू। ये होता है जेड वैल्यू। क्या होता है जेड वैल्यू, तो जेड वैल्यू होता है डिग्री ऑफ टेम्परेचर विच इंक्रीज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ डी वैल्यू। डी वैल्यू को रिडक्शन करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज नोन एज जेड वैल्यू या फिर थर्मल डिस्ट्रक्शन वैल्यू। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। तो ये होता है रेडिएशन किस में आता है, फिर कोल्ड हीट में। किस में आता है, कोल्ड हीट स्टरलाइजेशन में क्या आता है, रेडिएशन। रेडिएशन का एग्जांपल यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, गॉट इट। ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपके आरआरबी में। ठीक है, इसके लिए आपको कंप्लीट स्टरलाइजेशन, कंप्लीट आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है फॉर आरआरबी एग्जामिनेशन। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, कंप्लीट कीजिएगा सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट all of the following are killed or inactivated vaccine except पूछा गया है। all of the following are killed or inactivated vaccine except। ठीक है, so option are here rabies, measles, salk, polio, hepatitis B। ठीक है, so which is the correct one, all of the following are killed or inactivated vaccine। तो वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं, वैक्सीन कितने टाइप्स के होते हैं, वैक्सीन किल्ड वैक्सीन होता है आपका, देन टॉक्साइड्स आता है एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आता है। तो किल्ड वैक्सीन में क्या आता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या आता है, सबसे ज़्यादा आपको इसे देखना होता है। तो किल्ड वैक्सीन दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल होता है एंड वायरल होता है। लाइव एटेन्यूएटेड में भी बैक्टीरियल होता है या एंड वायरल भी होता है। तो बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल दोनों भी इम्पॉर्टेंट होते हैं किल्ड वैक्सीन में, एज वेल एज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में भी बैक्टीरियल भी इम्पॉर्टेंट है एंड वायरल भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये टॉक्साइड जो होता है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक एक करके सारा बता देती हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो पहले आपको ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एक्सेप्ट पूछा है, तो इसका एग्जाम्पल होता है दैट इज मीजल। क्या होता है, मीजल। ओके, तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आता है इसमें। ठीक है,
तो वैक्सीन में सबसे पहले देखेंगे किल्ड वैक्सीन में क्या आता है। वैक्सीन में किल्ड वैक्सीन हमें देखेंगे। तो किल्ड वैक्सीन ऑल्सो नोन एज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन को ही क्या कहा जाता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बैक्टीरियल, सेकेंड होता है वायरल। क्या होता है, बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल, बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल। तो इसमें बैक्टीरियल में आता है हमारा वुफिंग कफ, देन कॉलरा, प्लेग एंड टाइफाइड। क्या क्या आता है बैक्टीरियल में, वुफिंग कफ, कॉलरा, प्लेग एंड टाइफाइड। क्या क्या बोला है, वुफिंग कफ, कॉलरा, प्लेग एंड टाइफाइड किस में आते हैं, किल्ड वैक्सीन के बैक्टीरियल टाइप्स में। उसके बाद वायरल में क्या आता है, तो इसमें आता है पोलियोमाइलिटिस, जिसमें आता है साल्क वैक्सीन। कौन सा आता है, साल्क वैक्सीन। किस में आता है, किल्ड वैक्सीन में। कौन आता है, साल्क वैक्सीन। सेकेंड वन रैबीज एंड थर्ड वन आता है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। कौन सा आता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। बैक्टीरियल में क्या क्या देखा, वुफिंग कफ देखा, कॉलरा देखा, प्लेग देखा, एज वेल एज टाइफॉइड देखा। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज में क्या क्या आता है, जैसे कि टिटानस, टीबी, लेप्रोसी, न्यूमोनिया, ये सब किस में आता है, डिप्थेरिया, वुफिंग कफ। वुफिंग कफ ऑल्सो, वुफिंग कफ को ही पर्टूसिस उसमें आ जाता है। कॉलरा, देन डिप्थेरिया, प्लेग को ही बोला जाता है रोडेंट। ठीक है, ये सब किस में आता है, बैक्टीरियल डिसीज में। वायरल डिसीज में क्या आता है, जैसे कि चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, मिजल, मम्स, HIV, इन्फ्लुएंजा, रैबीज, ये किस में आता है, ये आता है हमारे वायरल डिसीज में। तो वायरल डिसीज में क्या क्या एग्जाम्पल देखा, वायरस में रैबीज देखा, हेपेटाइटिस ए देखा, हेपेटाइटिस बी देखा एंड साल्क वैक्सीन देखा, जो कि आता है हमारे किल्ड वैक्सीन में। उसके बाद बैक्टीरियल में वुफिंग कफ देखा, कॉलरा देखा, प्लेग देखा एंड टाइफाइड देखा। ये हुआ हमारा किल्ड वैक्सीन। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। क्या, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा बैक्टीरियल एंड सेकेंड होता है वायरल। ठीक है, तो इसमें देखा था हमने किल्ड वैक्सीन में कि साल्क होता है हमारा, वायरल में साल्क होता है, किल्ड वैक्सीन में आता है। तो इसमें क्या आएगा, पोलियो में इसमें आएगा सैबिन। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है मम्स, मीजल, रूबेला एंड वारिसिला। क्या क्या आता है, पोलियो वैक्सीन में आता है हमारा सैबिन वैक्सीन। उसके बाद मम्स, मीजल, रूबेला, वारिसिला, ये सब आता है वायरल वैक्सीन में। किस में आता है, वायरल वैक्सीन में। उसके बाद बैक्टीरियल में आता है BCG। क्या आता है, BCG, BCG टाइफाइड, एक इसमें आता है BCG, एक बार देख लेना टाइफाइड वाला। ठीक है, इसमें क्या आता है BCG, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। बैक्टीरियल में आता है BCG, वायरल में आता है सैबिन, मम्स, मीजल, रूबेला एंड वारिसिला। ये सब किस में आता है, किस में आता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। ठीक है, टॉक्सॉइड में क्या आता है, टॉक्सॉइड्स में क्या आता है, तो टॉक्सॉइड में आता है डिप्थेरिया एंड टीटी। क्या आता है, डिप्थेरिया एंड टिटानस, ये किस में आता है, टॉक्सॉइड में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो किल्ड एक्सेप्ट पूछा था। ठीक है, तो एक इसका एग्जाम्पल देखा था रैबिस, वायरल देखा था किस में, किल्ड वैक्सीन में। साल्क पोलियो में किस में देखा था, वायरल किल्ड वैक्सीन में। हेपेटाइटिस बी ऑल्सो वायरल किल्ड वैक्सीन में। ये सब किस में है, वायरल के टाइप में आता है, किल्ड वैक्सीन के। ठीक है, वायरल एंड बैक्टीरियल देखा था, एंड बैक्टीरियल के एग्जाम्पल देखा था, वुफिंग कफ देखा था, प्लेग देखा था, कॉलरा देखा था। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, ये देखे थे किल्ड वैक्सीन के बैक्टीरियल क्लास में। वायरल क्लास में ये सब देखा था, रैबीज, साल्क पोलियो एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट barium sulfate reagent for limit test for sulfate content
The first one barium chloride, second one barium hydroxide, third one barium nitrate, and the last one barium oxide. Which is the correct one? Barium sulfate reagent for limit test for sulfate content. तो ये होता है that is barium chloride. क्या होता है? Barium chloride. That is option A is the correct one. क्या होता है? Barium chloride. Barium sulfate reagent for the limit test for sulfate content. ये होता है barium chloride. Next question. Question number 6. Amyl nitrate is administered by. These are the routes. The first one sublingual, second one oral, third one inhalation and the last one parental. तो किस तरह से इनहेल किया जाता है, सॉरी किस टाइप से लिया जाता है अमाइल नाइट्रेट को, किस तरह एडमिनिस्टर्ड किया जाता है? तो इसे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इनहालेशन. किस तरह लिया जाता है? इनहालेशन से लिया जाता है अमाइल नाइट्रेट को. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Peripheral neuropathy result due to the deficiency of what? Peripheral neuropathy result due to the deficiency of what? The first one thiamine, second one pyridoxine, third one riboflavin, and the last one ascorbic acid. So which is the correct one? Peripheral neuropathy result due to the deficiency of what? तो ये होती है deficiency of पायरिडॉक्सिन. किसकी होती है? पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी से होता है आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी. किसके डिफिशियंसी से होता है? पायरिडॉक्सिन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हॉस्टस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज हॉस्टस? तो हॉस्टस के लिए आपको एग्जाम्पल दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं. द फर्स्ट वन इज द गार्गल, सेकेंड वन अ लोशन, अ ड्रॉट्स, अ पेस्ट. क्या होता है हॉस्टस? तो हॉस्टस होता है दैट इज ड्रॉट्स. क्या होते हैं? ड्रॉट्स होते हैं हॉस्टस. ड्रॉट्स मीन्स क्या होता है आपको बताना है. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. दैट इज हॉस्टस मीन्स होता है अ ड्रॉट्स. क्या होता है? ड्रॉट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज. द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज. क्या होता है फार्मूला जिसके लिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज CaOCl इन ब्रैकेट Cl.H2O. क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला? CaOCl इन ब्रैकेट Cl.H2O. किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का. किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. द बॉटनिकल सोर्स ऑफ पायरिथ्रिन इज. द बॉटनिकल सोर्स ऑफ पायरिथ्रिन इज. क्या होता है? द बॉटनिकल सोर्स ऑफ पायरिथ्रिन इज. दिस आर द एग्जाम्पल. ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है. ठीक है. बॉटनिकल सोर्स ऑफ पायरिथ्रिन आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर इज. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर इज. विच वन इज इन द बीटा लैक्टामेज कैटेगरी? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर इज. द फर्स्ट वन साल्बैक्टम. So the first option sulbactam, tazobactam, clavinic acid and last one all of the above. तो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर में सब आते हैं. साल्बैक्टम भी आता है, टाजोबैक्टम भी आता है, क्लाउनिक एसिड भी आता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रग यूज टू ट्रीट द पेप्टिक अल्सर. सबसे आसान क्वेश्चन पूछा है. ड्रग यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर इज. द फर्स्ट वन फैमोटिडीन, ranitidine, cimetidine and all of the above. Which is the correct one? ड्रग यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर. तो इसमें सब यूज होता है. फैमोटिडीन भी यूज होता है, रानिटिडीन भी यूज होता है एज वेल एज सिमेटिडीन भी यूज होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मिथोट्रेक्सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. किसका एग्जाम्पल होता है? बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन.
एंटीएमेटिक, एंटी मैलिग्नेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डायरियल. विच इज़ द करेक्ट वन? मिथोट्रिक्सेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो किसका एग्जाम्पल होता है? ये होता है एंटी मैलिग्नेंट. किस क्लास में आता है मिथोट्रिक्सेट? आपको बताना है. एंटी मैलिग्नेंट के किस क्लास में मिथोट्रिक्सेट आता है यह आपको बताना है. ऑल्सो होमवर्क क्वेश्चन टू यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. All of the following diseases are striking more common in the women except. The first one diabetic mellitus, second one obesity, third one hypothyroidism, and the last one lung cancer. Which is the correct one? All of the following diseases are striking more common in women except. कौन नहीं आता है सबसे ज़्यादा? कौन नहीं होता है? एक्सेप्ट. तो डायबिटिक मेलाइटस सबसे ज़्यादा होता है, ओबेसिटी भी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है. तो कौन? सो विच इज़ मोर स्ट्राइकिंग इन द कॉमन इन वुमेन? तो सबसे ज़्यादा लंग कैंसर. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. विच वन इज़ करेक्ट? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, लंग कैंसर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. The following are called disease of civilization except. The following are called disease of civilization except. The first one cancer, second one AIDS, third one rheumatism, and last one diabetes. Which is the correct one? All of the following are called disease of civilization except. तो कौन होता है? ये होता है एड्स. एक्सेप्ट पूछा है, दैट इज एड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एमिट्रिप्टालिन बिलोंग टू द विच स्केड्यूल? एमिट्रिप्टालिन बिलोंग टू द विच स्केड्यूल? तो सबसे पहले स्केड्यूल जी, देन एच, एक्स एंड डब्ल्यू. किस क्लास में आता है एमिट्रिप्टालिन? तो एमिट्रिप्टालिन आता है इन स्केड्यूल एच. क्या होता है स्केड्यूल एच? आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड स्केड्यूल एच की वार्निंग भी आपको बताना है. नेक्स्ट, लोकल एनास्थेटिक एजेंट यूज इन आई सर्जरी. द फर्स्ट वन कोकेन, देन कोरामाइन, कोडेन एंड साइक्लोप्रोपेन. विच इज़ द करेक्ट वन? लोकल एनास्थेटिक विच इज़ यूज इन द आई सर्जरी. तो ये होता है दैट इज कोकेन. क्या होता है? कोकेन. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rate of oxidation is influenced by the following except. The rate of oxidation is influenced by the following except. The first one hydrolysis, second one temperature, third one radiation, and the last one presence of catalyst. Which is the correct one? The rate of oxidation is influenced by the following except. तो ये होता है except hydrolysis. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Pauline antibiotic is. Pauline antibiotic is. तो कौन आता है Pauline antibiotic में? The first one nystatin, second one minocycline, third one cephaloxime, and the last one erythromycin. तो Pauline antibiotic में आता है that is nystatin. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 20. Epidemiological triad includes all of the following except. Epidemiological triads includes all of the following except. The first one host, second one agent, then treatment, and the last one environment. तो except क्या आता है, क्या नहीं आता है? एक्सेप्ट ट्रीटमेंट. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. गॉट इट? सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस. नेक्स्ट क्लास से कंप्लीट करेंगे यहाँ से. ठीक है. सो जो लोग चैनल पे नए हैं, क्लास को लाइक करना है. लाइक तो सबको करना है. जो लोग चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, एज वेल एज बेल आइकन को प्रेस करके जाना है. ठीक है. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बाय बाय.